Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video we will discuss chapter number 4 क्लास 12 की जो शारीरिक शिक्षा की बुक है, फिज़िकल एजुकेशन की बुक, उसका आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है शारीरिक शिक्षा और खेल विभिन्न अक्षमताओं एवं विकारों के संदर्भ में। इट मीन्स ये चैप्टर रहने वाला है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। इस चैप्टर का ये भी नाम हम दे सकते हैं क्योंकि पहले जो है यही नाम दिया जाता था इस चैप्टर को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल, और कहीं कहीं बस नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो आगे पीछे कर दिया है, जैसे कि विभिन्न अक्षमता बाद में कर दिया और शारीरिक शिक्षा और खेल पहले। तो हमें नाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये वही चैप्टर है जिसमें हम स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है या जो बच्चे हैंडीकैप हो जाते हैं किसी वजह से, तो उनके लिए खेलों की किस तरीके से फैसिलिटीज़ हैं और वो खेलों में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। शारीरिक शिक्षा और खेल विभिन्न अक्षमताओं और विकारों के संदर्भ में। अक्षमता और विकार किसे कहते हैं? जिसमें कुछ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है, कमी आ जाती है। अक्षमता यानी जो नॉर्मल तरीके से कोई काम करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर का नाम मुख्य बिंदु पे आते हैं। तो मुख्य बिंदु में हमें 4.1 पढ़ना है, 4.2 एंड 4.3। 4.1 में क्या पढ़ना है? दिव्यांग कहा जाता है उन बच्चों को जिनमें कोई ना कोई हाथों में पैरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो नॉर्मल इंसान की तरह कोई भी काम करने में असक्षम हो जाते हैं। तो उनको हम अगर बेटर वे में बोलें तो वो दिव्यांग कहलाते हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं खेल से रिलेटेड कि वो बच्चे भी अपना खेलों में योगदान दे सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। अपनी परेशानी को देखकर वहीं के वहीं अपने आप को अच्छा फील करवाएं, अपने आप को कोई कमज़ोर ना समझें। वो बच्चे भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, तो इसलिए उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दिव्यांगों के लिए खेलों को प्रोत्साहन देने वाले संगठन, यानी जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए खेलों को प्रोत्साहन देने वाले कुछ संगठन हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो उन बच्चों को बहुत अच्छा अवसर प्रदान करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं खेलों में। विशेष ओलंपिक है एक तो, यानी विशेष ओलंपिक जो स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल चाइल्ड के लिए होता है, चिल्ड्रंस के लिए। पैरा ओलंपिक है एक, और एक है डेफलिम्पिक, पैरालंपिक और विशेष ओलंपिक। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे 4.1 में। एंड 4.2 हमारा होगा दिव्यांगों के लिए खेल गतिविधियों से लाभ, यानी उनको क्या क्या खेलों से लाभ मिलते, क्या क्या उनको बेनिफिट या एडवांटेज प्रोवाइड किए जाते हैं खेलों में। दिव्यांगों के लिए शारीरिक गति क्रियाएँ सुलभ कराने की कुछ तरीके, कुछ ऐसे मेथड कि उन दिव्यांग जो लोग हैं या दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी शारीरिक क्रियाएँ हैं उनकी, उसको आसान करवाने की कुछ ट्रिक्स या कुछ ऐसी बातें कि उनके लिए वो खेल आसान हो जाए या उनके लिए वो ईजी हो जाए, कुछ ऐसे तरीके, उसके बारे में हम 4.3 में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा 4.1 से। 4.1 में हमें पढ़ना है पैरालंपिक के बारे में। सबसे पहले पैरालंपिक्स होता क्या है? ओलंपिक्स तो सब जानते हैं, और पैरालंपिक के बारे में अभी हम समझ लेते हैं। तो पैरालंपिक क्या है? ये खेल शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित ओलंपिक खेल है, यानी जैसे ओलंपिक होता है उसी तरीके से ये पैरालंपिक भी है, बट इसमें पॉइंट ये इंक्लूड होगा कि ये स्पेशल जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या जो दिव्यांग लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये आयोजन जो है ये किए जाते हैं, और ये जो ओलंपिक है उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली होता है। सर्वप्रथम पैरालंपिक 1960 में रोम में शुरू हुए, यानी सबसे पहले अगर उन लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए जो पैरालंपिक की शुरुआत हुई वो 1960 में हुई, 1960 में हुई और रोम में हुई। ये बात याद रखनी है, MCQ में आ सकता है। इन खेलों का मुख्यालय वोन जर्मनी में स्थित है, यानी जर्मनी में इनका मुख्यालय है, और सबसे पहले जो ये रोम में हुए शुरू। पैरालंपिक के बारे में हमने समझ लिया कि कौन से लोगों के लिए होता है, कहाँ शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई, रोम में हुई, 1960 में हुई, मुख्यालय कहाँ है, जर्मनी में, ठीक है, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। अब हम बात करते हैं स्पेशल
ओलंपिक के बारे में। अब स्पेशल ओलंपिक के बारे में समझ लीजिए। स्पेशल ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। ये जो स्पेशल ओलंपिक है ये 1968 में शिकागो में इसकी शुरुआत हुई। 1968, बस यहाँ पर आपको 9 बना लेना है 4 काट के, 1968। ओके, 1968 में इनकी शुरुआत हुई वॉशिंगटन डीसी में, शिकागो में। विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की बहन यूनिस कैनेडी ड्राइवर द्वारा प्रारंभ किया गया था। यानी किसने प्रारंभ किया गया था? ये स्पेशल ओलंपिक किसने शुरुआत करी? इसने, तो आपको याद रखना है ये किसने शुरुआत करी? अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे कैनेडी, उनकी बहन थी जिनका नाम था यूनिस कैनेडी ड्राइवर, और उन्हीं के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था विशेष ओलंपिक को। यूनिस ये विश्वास करती थीं कि यदि बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त लोगों को यदि बराबर अवसर प्रदान किए जाएं तो वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी यूनिस ये मानती थी कि अगर जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएं, उनको भी अवसर दिए जाएं, उनको एक मौका तो दिया जाए खेलने का, तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और वो नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा अच्छा बढ़कर खेल सकते हैं, वो ये मानती थी। और इसीलिए उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत कर दी कि उन लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। उनकी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कमी है, तो उसकी वजह से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनके लिए कोई अवसर ही नहीं है, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। तो उन लोगों का इन्होंने ध्यान रखा यूनिस ने, और उन लोगों के लिए इस स्पेशल ओलंपिक की 1968 में शुरुआत कर दी। उसे ये विश्वास था कि बौद्धिक रूप से यानी दिमाग से अगर कोई भी असमर्थ है या अशक्त है, बच्चे विशेष खिलाड़ी बन सकते हैं। वो सोचती थी अगर दिमाग से, बौद्धिक रूप से अगर किसी में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, वो लोग भी अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। उनका यही माइंडसेट था और उनका यही मानना था, तथा खेलों के द्वारा वह अपनी संभावित वृद्धि व विकास को प्राप्त कर सकते हैं। वो एक अपने आप को नॉर्मल पाएंगे और अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे खेलों के द्वारा, और अपने जो है विकास कर पाएंगे, ग्रोथ होगी उनकी डेवलपमेंट भी होगा अगर वो खेलों में अपना योगदान दें, खेलों में अपना पार्टिसिपेशन करें। तो विशेष ओलंपिक अभी हमने देखा स्पेशल ओलंपिक के बारे में, और स्पेशल ओलंपिक अब हम भारत में देखेंगे। अभी तो हमने देखा था वो कहाँ पर हुआ, अमेरिका और वॉशिंगटन डीसी, शिकागो में इसकी शुरुआत हुई, और फिर ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका की बहन, राष्ट्रपति की जो बहन थी, उन्होंने इसकी शुरुआत करी अमेरिका में। लेकिन अब हम देखेंगे भारत में, इंडिया में ये कैसे आया, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। विशेष ओलंपिक भारत के एक आंदोलन है, यानी भारत का एक आंदोलन है, ये मूवमेंट है जो खेलों को एक उत्प्रेरक के रूप में बौद्धिक रूप से असमर्थ चिताओं पर मानसिक रूप से विकसित बच्चों का वस्तुओं के जीवन में बदलने के लिए प्रयोग करता है। यानी बौद्धिक रूप से ये वही है जैसे कि स्पेशल ओलंपिक अमेरिका में हुए थे, वही स्पेशल ओलंपिक भारत में किस चीज़ के लिए हैं? उन्हीं बच्चों के लिए हैं, उन्हीं लोगों के लिए हैं जो दिमाग की कमज़ोरी में है या जो बौद्धिक रूप से थोड़े से असमर्थ हैं, और उनका जो मानसिक रूप है उसको अच्छा करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए और उनके जीवन को बदलने के लिए ये प्रयोग में करता है स्पेशल ओलंपिक भारत वाला। इसको सन 1987 में विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में स्थापित किया गया था। विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में इसको स्थापित कब किया गया? 1987 में, तथा 2001 में यानी 2001 में इसका नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत रखा गया। पहले विशेष ओलंपिक इंडिया कहा जाता था, उसकी जगह फिर भारत कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2001 में। भारत सरकार द्वारा इसे मानसिक रूप से अशक्त व असमर्थ या बौद्धिक योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए खेलों में विकास के लिए राष्ट्रीय खेल फेडरेशन
के रूप में मान्यता दी गई और फिर इसको राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में वैल्यू दी गई, मान्यता मिली। और ये किस चीज़ की, कौन से लोगों के लिए था? ऐसे व्यक्तियों के लिए जो दिमाग से या थोड़े से अशक्त या असमर्थ हैं और बौद्धिक योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए ये खेलों में विकास करने के लिए और उनका डेवलपमेंट करने के लिए इसका शुरुआत हो गई भारत में। अब हम इसके लक्ष्य की बात करते हैं कि क्या गोल था, इसको शुरू करने का लक्ष्य था क्या। तो लक्ष्य पढ़ते हैं इसका। इससे मानसिक रूप से विकसित व्यक्तियों के बौद्धिक रूप से अयोग्य असमर्थ व्यक्तियों को उपयोगी तथा उत्पादक नागरिक बनने का अवसर प्रदान करना है, जिन्हें उनके समाज द्वारा स्वीकारा जाता है तथा आदर व सम्मान दिया जाता है। इसका उद्देश्य ये था कि अगर किसी में मानसिक रूप से किसी व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, उसको उतना ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आदर और सम्मान मिलना चाहिए और उसको समाज द्वारा स्वीकार भी किया जाना चाहिए। उसको ये नहीं करना चाहिए कि अच्छा इस व्यक्ति में या इस बच्चे में ये तो कमी है तो इसको हम नहीं गेम में पार्टिसिपेट करने देंगे, इसको तो निकाल दो गेम से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको भी समान अवसर मिलना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट भी उतनी ही मिलनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान की तरह और उसको सोसाइटी द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाना चाहिए, स्वीकारा जाना चाहिए और उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अवसर मिलना चाहिए नागरिक बनने का। तो ये सारे इसके लक्ष्य थे, इसलिए ये शुरुआत किया गया था इसका। स्पेशल ओलंपिक खेल शपथ, तो इसकी शपथ हुई थी। शपथ यानी ओथ जब लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति की बहन कौन थी, ये थी, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, यूनिस कैनेडी ड्राइवर इनका नाम था। इन्होंने शपथ में क्या बोला, मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। यानी या तो मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं जीत नहीं भी सकता तो मुझे कम से कम उसमें पार्टिसिपेट तो करने दो, उसमें पार्टिसिपेट करके बहादुर तो बनने दो, ताकि एक अपॉर्चुनिटी मिले और एक ये हो, हर कोई तो नहीं जीत जाता ना, हर कोई जो भी पार्टिसिपेट करते हैं कोई एक बंदा ही जीतता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट आता है अगर कोई भी पार्टिसिपेट करता है और उसको पता चलता है कि हाँ इस चीज़ में हम कैसे कैसे खेल सकते हैं और वो अगली बार खेलने के लिए और अच्छा बन सकता है। तो पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी होता है, ये नहीं कि जीतने दो और अगर मैं नहीं जीत सकता तो ट्राई ही ना करो, तो ट्राई करना चाहिए और बहादुर बनने दो। ये इसका ये है शपथ ग्रहण। पिछले विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 14-21-2019 यानी कि 14-21-2019 में अरब देश के आबू धाबी शहर में हुए। तो यहाँ तो ये 21 नहीं होगा क्योंकि 21 कोई महीना नहीं होता, यहाँ पर 12 होगा या फिर कुछ और मंथ होगा, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली 12 होगा, तो ये मिस प्रिंट हो गया होगा। तो 2019 आप याद रख लीजिए, वो इनफ है। पिछले विशेष ओलंपिक खेल जो हैं वो 2019 में अरब देश के आबू धाबी शहर में हुए। अरब का एक शहर है आबू धाबी, वहाँ पर हुए, ठीक है। इतिहास में ये पहली बार हुआ कि इस देश में खेलों का आयोजन किया गया। 24 खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, यानी इतिहास में पूरी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इस देश में खेलों का भी आयोजन हुआ। और अगले स्पेशल ओलंपिक खेल 7 से 23 जून 2023 को जर्मनी के बर्लिन शहर में होने हैं और ये हुए भी जर्मनी के बर्लिन शहर में 2023 में। अब तो 24 चल रहे हैं, अब 24 खेलों में प्रतियोगिताएं होंगी। 170 देशों में लगभग 7,000 विशेष खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। 3,000 प्रतिशत और लगभग 20,000 स्वयंसेवक भी इन खेलों में हिस्सा लेंगे। तो ये डिटेल्स थी 2023 ओलंपिक्स की। तो ये स्पेशल ओलंपिक गेम थे और ये कहाँ पर होने थे? स्पेशल ओलंपिक गेम स्पेशल लोगों के लिए ही थे, ये विकलांग लोगों के लिए थे, किसी न किसी भी चीज़ में हो सकते हैं वो, और इनका सारा बायोडाटा है और ये हो गए हैं, ठीक है। ये बुक पहले की छपी हुई होगी, इसलिए इसमें ये लिखा है कि होंगे, बट हो गए हैं। 2024 चल रहा है तो 2023 में ये कंप्लीट हो चुके हैं जून में बर्लिन में। बर्लिन का है, जर्मनी का एक शहर है। अब हम बात करते हैं डीफ ओलंपिक के बारे में।
डेफ ओलंपिक क्या होता है? डीफ, अगर आपको पता होगा डीफ कौन होते हैं तो आप समझ आएंगे डीफ ओलंपिक किन लोगों के लिए हैं। तो डेफ ओलंपिक बधिर खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाने वाले विश्व में सबसे बड़ा आयोजन है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन। और जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, डीफ होते हैं, उनके लिए ये है। अभी हमने देखा पैरालंपिक किन के लिए थे? जिनमें जो विकलांग है, जिनकी बॉडी में, हाथ में, पैर में कोई भी कमी है, उनके लिए थे। और हमने फिर देखा स्पेशल ओलंपिक वो किन के लिए था? जिनके मानसिक रूप से कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ में उनकी ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, उनके लिए था। अब डीफ ओलंपिक इसके लिए हैं जो लोग सुन नहीं पाते हैं, जो व्यक्ति या जो बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है सुनने में, उनके लिए डीफ ओलंपिक स्टार्ट किए गए। और ये विश्व में सबसे बड़ा आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन। इनका आयोजन बधिरों के लिए, बधिरों किसे कहते हैं? जो लोग सुन नहीं पाते। बधिरों के लिए खेलों की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी, द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ द्वारा किया जाता है। डीफ ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा स्वीकृत है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक जो है उनके द्वारा इसको स्वीकृति मिली हुई है। ओलंपिक खेलों की तरह, यानी जो नॉर्मल ओलंपिक होते हैं उसी की तरह डीफ ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, यानी हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स होते हैं। जैसे नॉर्मल वाले ओलंपिक होते हैं 4 साल में, इसी तरीके से ये वाले भी डीफ ओलंपिक भी हर 4 साल में होते हैं। यानी अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2020 में होंगे एक बार हुए, तो फिर 2024 में होंगे 4 साल बाद, और फिर 2028 में होंगे। ये एग्जाम्पल था। तो इसी तरीके से जब भी होंगे तो ये 2024 में या हर 4 साल के बाद किए जाते हैं। डीफ ओलंपिक का प्रारंभ 1924 में हुआ। कब हुआ? 1924 में, ये आपको याद रखना है। और विंटर डीफ ओलंपिक की शुरुआत 1949 में हुई, यानी विंटर डीफ ओलंपिक की। इन खेलों की शुरुआत मात्र सिर्फ और सिर्फ 148 खिलाड़ियों के प्रदर्शन से हुई, यानी पूरे वर्ल्ड में 148 खिलाड़ी, उनके प्रदर्शन से इनकी शुरुआत हुई। किंतु अब अगर आपकी बात करें तो ये 4000 खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेते हैं। 148 से गिनती 4000 तक पहुंच चुकी है। डीफ ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए खिलाड़ी की विधरता कम से कम 55 डेसिबल होनी चाहिए, यानी उसको 55 डेसिबल तक कम से कम उसको सुनाई देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा करते समय खिलाड़ी किसी सुनने के यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी अगर, क्योंकि ये डीफ वाले लोगों के लिए ना जो सुन नहीं सकते, तो वो किसी भी सुनने के लिए उस यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। यही चीज़ इसमें है और इसी से वो लोग बहादुर बनते हैं। डीफ ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा का आरंभ करने के लिए ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, कि अगर किसी के कान में कोई मशीन लगी है तो उसका वो उस टाइम प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए बंदूक की आवाज़, सीटी की आवाज़ इत्यादि, ये सारी आवाज़ होती हैं। खेलों की शुरुआत करने एवं खेल को आगे बढ़ाने के लिए फुटबॉल रेफरी झंडे का प्रयोग करता है एवं दौड़ शुरू करने के लिए रोशनी की चमकार का प्रयोग किया जाता है। यानी जो लोग सुन नहीं सकते, तो हम जब खेल स्टार्ट करते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, तो क्या करते हैं, या तो बंदूक की आवाज़ का इस्तेमाल करेंगे या फिर सीटी की आवाज़ देंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे गेम। लेकिन वो लोग सुन नहीं सकते, तो फिर उनकी उस टाइम मशीन भी नहीं लगवाते हैं और नॉर्मल ऐसे ही खिलवाते हैं बिना किसी भी यंत्र का। तो ऐसे ही हम उनके लिए क्या ईजी करते हैं, उनके लिए आसानी करते हैं कि या तो रोशनी बहुत तेज़ कर देंगे, क्योंकि वो देख तो सकते हैं ना, इसलिए उनके लिए कुछ देखने की चीज़ें करते हैं। या तो झंडा होगा और फिर दौड़ शुरू कर देंगे झंडे से, या फिर कुछ रोशनी आ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो फिर गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की कुछ होती हैं ट्रिक्स, इनका यूज़ किया जाता है उन डीफ ओलंपिक्स में। दर्शक भी ताली बजाने की अपेक्षा दोनों हाथों को लहरा कर प्रतियोगियों का अभिनंदन करते हैं। यानी नॉर्मल ओलंपिक में क्या करते हैं, लोग ताली बजाते हैं क्योंकि वो सुन सकते हैं, लेकिन डीफ ओलंपिक में जब प्रतियोगी जो हैं वो सुन ही नहीं सकते, तो उनके लिए ताली बजाकर उनको और ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया जाता, बल्कि उनके लिए झंडे को दोनों हाथों से, झंडा या कोई भी चीज़ जो होती है वो लहरा कर उनका अभिनंदन करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। अब यहाँ पर ईयर दे रखा है वर्ष, और यहाँ पर दे रखा है
किस किस देश में ये डीफ ओलंपिक हुए, ठीक है, समर डीफ ओलंपिक। 2013 में अगस्त में हुए थे, कहाँ पर, बुल्गारिया में, सोफिया के बुल्गारिया में। 2017 जुलाई में हुए सैमसन, टर्की में, टर्की के सैमसन में हुए। विंटर, अब ये समर ओलंपिक हो गए, गर्मी वाले, जुलाई वाले, अगस्त वाले। अब ये विंटर मार्च 2015 में हुए रशिया में, और 19 में हुए इटली में, ठीक है, 2019 में इटली में हुए। तो ये डेट्स हैं, ये आप याद रख सकते हैं अच्छे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। अब ये MCQ आ गए हैं, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। यस, सो हमारा अब 4.2 आ गया है। तो 4.2 में क्या था, हमें लाभ पढ़ने, फ़ायदे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, दिव्यांगों के लिए शारीरिक क्रियाओं के क्या क्या लाभ हैं, यानी अगर वो शारीरिक क्रिया करते हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा शारीरिक सुधार, उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है उसमें सुधार आएगा, फिज़िकल हेल्थ में सुधार। मानसिक सुधार, इनके भी सब पॉइंट्स इनको पढ़ेंगे। आत्मसम्मान, यानी उनको खुद से सम्मान मिलेगा, वो खुद में अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह ही समझ पाएंगे। उनके व्यक्तित्व को बढ़ाना, यानी उनके पर्सनालिटी को इन्हेंस करना, उनमें सामाजिक लाभ लाना, अच्छा स्वास्थ्य करना। तो ये सारे इसके लाभ हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला, शारीरिक सुधार में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो शारीरिक सुधार में कौन कौन से पॉइंट आएंगे। सबसे पहला, एकाग्रता में सुधार, लचक में सुधार, यानी फ्लैक्सिबिलिटी सही हो जाएगी, शक्ति में सुधार आएगा, पावर अच्छी होगी उनकी, और सहनशीलता में सुधार आएगा। सहनशीलता यानी वो एक सहने की क्षमता आएगी उनमें। हृदय संबंधी सुधार आएंगे, अगर दिल में कोई भी तकलीफ़ है तो वो ठीक हो जाएगी। मोटापे से पीड़ित होने की संभावना कम हो जाती है। और फिर अस्थि घनत्व को बनाए रखना, अच्छी शारीरिक पुष्टि, जोड़ों की सूजन कम होती है, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का जो काम है उसकी क्षमता में सुधार आता है। तो इतने सारे सुधार हैं शारीरिक सुधार के, आप 4-5 पॉइंट याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए। मानसिक सुधार में मनोदशा अच्छी हो जाती है, सुयोग्यता में सुधार आता है, अवसाद और चिंता यानी कोई भी टेंशन वेंशन नहीं रहती, उसमें कमी आती है। आत्मसम्मान बढ़ता है, यानी स्वयं क्षमता की बढ़ोतरी, आप खुद भी कि कोई काम कर सकते हैं, ऐसे बच्चे भी बहुत सी अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, उनमें आत्मसम्मान होता है और उनमें खुद में एक मोटिवेशन आता है। अच्छा स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, बीमारी होने की संभावना में कमी आ जाएगी, बीमार नहीं होंगे अगर वो अच्छा पार्टिसिपेशन गेम्स में दिखाते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। व्यक्तित्व को बढ़ाना, उनकी पर्सनालिटी इन्हेंस होगी। सामाजिक लाभ कैसे, नए अनुभव प्राप्त होना, वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, अपने जैसे और भी लोगों से मिलेंगे, उनमें एक समाज में मिलने जुलने की, लोगों से मिलने की क्षमता आएगी और वो सोसाइटी में अपने कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे, नए दोस्त बनाएंगे। वो आज़ादी का अनुभव होगा, ये नहीं होगा कि हम एक ही जगह बैठे बैठे कैद हो गए या हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनमें आज़ादी का अनुभव होगा कि वो लोग भी कुछ कर सकते हैं। दोषारोपण से बचना, और ये भी इसका एक पॉइंट है, लाभ है, सामाजिक लाभ। तो हमने ये समझ लिया कि क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं उन बच्चों के लिए जो शारीरिक क्रिया करते हैं, जो अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं गेम्स में। अब हम पढ़ते हैं 4.3। अब इसमें हमें समझना है, ये टेबल की फॉर्म में ऐसे दिए हुए हैं चार्ट बना के कि आपको ईजिली अच्छे समझ आ जाए। तो 4.3 में क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, जिनको दिव्यांग कहा जाता है, दिव्यांगों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने की गतिविधियाँ। तो कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं, उनको और अच्छे से वो काम कर पाएँ। पूर्व डॉक्टरी जांच, अब ये कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं हम, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि उन बच्चों के लिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी क्रियाओं को और अच्छा करने के लिए रणनीतियाँ, हम क्या क्या कर सकते हैं कि वो और अच्छा अपना खेलों में प्रदर्शन दिखा पाएँ। तो पहला हम कर सकते हैं कि जो ऐसे बच्चे होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है तभी वो हैं, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, खेलों से पहले पूर्व डॉक्टरी जाँच, पहले वो डॉक्टर की जाँच करवा के आएँ, अच्छे से चेकअप वेकअप करवा के आएँ, और अगर ज़रूरत है तो मेडिसिन वगैरह करके, या जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, डॉक्टर के पास जाने पे जांच होगी तो वो अच्छे से अपना खेलों में प्रदर्शन दिखा पाएंगे, और अगर वो ठीक होंगे तो डॉक्टर की सलाह लेने पर ही वो खेलों में अपना पार्टिसिपेशन करें।
पूर्व अनुभव, यानी पहले से उनको कुछ अनुभव दें, पहले से थोड़ा बहुत घर में खेला हुआ हो या फ्रेंड्स के साथ या घर वालों के साथ या कुछ भी करके हम उनको पहले से अनुभव दे सकते हैं। रुचि, यानी उनका इंटरेस्ट जगाएं, उनको बताएं कि इनमें कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं उनके लिए, और वो लोग भी नॉर्मल इंसानों की तरह या उनसे भी अच्छा अपना खेल में प्रदर्शन दिखा पाएंगे। तो इंटरेस्ट जगाना उनका, रुचि में रुचि जगाना। क्षमता, अब उनकी जो क्षमता है ये ना, उनको ये फील ना करवाएं कि उनकी क्षमता ही कम है, उनकी एबिलिटी ही नहीं है कोई गेम्स खेलने की या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने की। उनको बताना चाहिए कि वो उनकी भी क्षमता है, वो भी और अच्छा कर सकते हैं। उपयुक्त वातावरण, एक अच्छा वातावरण मिल जाता है, अपने जैसे और लोग मिल जाते हैं तो इंसान को खुद पे अच्छा फील होने लग जाता है और बुरा फील नहीं होता। उपयुक्त वातावरण, इन्वायरमेंट अच्छा देना चाहिए। नियम होने चाहिए, यानी उनके लिए एक अच्छे नियम होने चाहिए कि जैसे कि हमने बोला डीफ ओलंपिक वाले बच्चों के लिए हम गन शॉट करके या सीटी की आवाज़ से गेम स्टार्ट नहीं करते, रोशनी देके, क्योंकि वो लोग देख सकते हैं। तो जैसा बच्चा जो चीज़ उसमें अच्छा है, जैसे कोई अगर देख सकता है तो उसको उसी तरीके से इक्विपमेंट्स मिलें, खेलने के जो भी साधन हैं उनको उसी तरीके से दिए जाएँ जो जिसमें वो अपने आप को नॉर्मल से नॉर्मल फील करवा पाएँ, उनको कोई उसमें दिक्कत ना आए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। उपकरण अच्छे होने चाहिए, वही उपकरण यानी इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए। अगर वो कोई भी गेम खेलते हैं तो उनके इक्विपमेंट्स जो हैं उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को बनाना चाहिए। जैसे कि बैट बॉल को, अगर वो गेम ये क्रिकेट खेलते हैं तो, अगर वो फुटबॉल खेलते हैं तो उनके अकॉर्डिंग फ़ुटबॉल बनानी चाहिए। किसी को कलर की प्रॉब्लम है, जैसे कोई देख नहीं पाता, तो उनके अकॉर्डिंग उनको उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर से सलाह लेकर उसमें वैसे कलर डालने चाहिए फ़ुटबॉल में, तो उनके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं जो भी वहाँ के उपकरण हैं उनको। अनुदेश में विविधता होनी चाहिए। साधारण से मुश्किल की ओर, यानी एकदम से बहुत ज़्यादा टफ ना दे दें उन बच्चों को, वो पहले ही थोड़े से कमज़ोर हैं, तो उनको पहले इजी से गेम हो उनके लिए, जिसमें उनको कंफर्ट जोन में तब वो आ जाएं, तब उनको मुश्किल की ओर ले जाएं और धीरे धीरे उनका लेवल अप करते रहें। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। अतिरिक्त देखभाल, और वहाँ पर देखभाल के लिए लोग होने चाहिए, घर वाले होने चाहिए, हो सके तो ऐसे डॉक्टर या नर्स जो भी होनी चाहिए, जो अगर एकदम से कुछ हो जाए तो वो वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए। सभी अंगों का उपयोग करना, और ये नहीं है कि वो सिर्फ एक ही अंग का उपयोग करें, तो ऐसे उपकरण या ऐसी ही फैसिलिटी होनी चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए आसपास का कि वो अपने सभी अंगों को उपयोग कर सकें और धीरे धीरे वो अपने आप को नॉर्मल फील करा सकें वहाँ के मौजूदा सभी बच्चों में, सभी लोगों में, और उनको मोटिवेट करना चाहिए खेलों में, सभी अंगों का वो उपयोग कर सके। कुछ ऐसे ट्रिक्स अपनानी चाहिए। तो ये उन्हीं बच्चों को अच्छा करने के लिए है, उनकी ग्रोथ करने के लिए, उनको उनके माइंड को डेवलप करने के लिए है। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। आधे घंटे में हमने पूरा चैप्टर कर लिया। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि उनके लिए रणनीतियाँ बताएं, तो आप इनमें से 4-5 पॉइंट लिख देंगे और इन्हीं में जो मैंने एक्सप्लेन किया 2-2 4-4 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको पिछले वाले टेबल में करना है जो हमने इससे पहले पढ़ा 4.2 में, उसमें भी अगर आप 5-6 पॉइंट लिख देंगे तो वो इनफ होगा, और उसी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें अपनी लैंग्वेज में, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। एंड अपने क्लास ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। और बाकी चैप्टर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।